गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त राजस्थान से, जहां की सियासत जो है अभी भी एक तरह से स्थिर नहीं हो पाई है, क्योंकि क्या कुछ होने जा रहा है ये अभी किसी को पता नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरकार जयपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं देर रात। वो आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत भी सवालों के घेरे में थे। हालांकि सोनिया गांधी को जो अपनी लिखित रिपोर्ट पर्यवेक्षक अजय माकन ने सौंपी है, उसमें उन्होंने जरूर अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी है, लेकिन गहलोत के जो 3 करीबी नेता हैं उन पर कार्रवाई की बात जरूर की गई है। राजस्थान के बारे में सवाल पूछे जाने पर अशोक गहलोत बोले कि ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन क्या वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, क्या वो इस रेस में है या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुनते हैं अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। सब कुछ ठीक है। कल मैं मिलूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया जी से। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो छोटी मोटी बातें कह रहे हैं घर की बात है, हम सब सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ सॉल्व हो पाता है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ की अगर बात करें तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम भी अब सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह केरल से दिल्ली आएंगे और वो आज या कल अपना नामांकन भर सकते हैं। तो कई नाम जो है यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। शशि थरूर का नाम हम सब जानते ही हैं, दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है। तो जब पर्चा दाखिल हो जाएगा तब देखना होगा, क्योंकि 30 तारीख तक ही पर्चा दाखिल होना है, तो तब तक साफ हो जाएगा कि कौन कौन इस दौड़ में शामिल है कांग्रेस अध्यक्ष पद की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस को लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई। क्या इस वक्त ये साफ हो पाया है, खासकर दिग्विजय सिंह को लेकर, कि क्या वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं या नहीं? देखिए, दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ये खबर, इसकी चर्चा कांग्रेस के गलियारों में है। लेकिन राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण ये है कि इसी बीच अशोक गहलोत जिस तरह से दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा, उससे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे समय पर जब एक वक्त अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से उनके लॉयलिस्ट एमएलएज ने बगावत की, उसके बाद जो स्थिति है वो बदली है। और इस बदलते राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है उसमें जिस तरह से उथल पुथल हुई है, विशेषकर राजस्थान इकाई में, उसके बाद देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की जो बैठक है इसमें क्या तय होता है। अनुशासन वाली पार्टी है कांग्रेस, और हम सब कांग्रेस अध्यक्ष को लीडर मानते हैं, ये बात अशोक गहलोत ने कही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी अब भी उन पर उतना विश्वास करती हैं जितना पिछले हफ्ते तक करती थी, और जिस तरह से नोटिस भेजे गए हैं उनके करीबी विधायकों और मंत्रियों को, उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस लीडरशिप के अपने सवाल हैं, अपनी आशंकाएं हैं अशोक गहलोत को लेकर। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि आज देर रात तक बड़ी तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। आज देर रात तक बड़ी तस्वीर साफ हो सकती है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उस रेस में कौन कौन शामिल है। दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, खबर है कि आज वो अपना नामांकन भर सकते हैं, लेकिन समय की जानकारी अभी तक नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात में ये माना जा रहा है कि वो अपना पक्ष रखेंगे, जिस तरह से विवाद हुआ है राजस्थान इकाई में, और जो असमंजस की स्थिति है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में क्या अशोक गहलोत खुद शामिल हैं या नहीं। अगर वो शामिल फिर से होते हैं तो वहाँ पर फिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नेतृत्व परिवर्तन किस तरह से होगा, क्या वो फिर आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है अपनी दावेदारी को लेकर। तो निश्चित तौर पर कई अनसुलझे सवाल हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ जो आज मुलाकात होनी है उसके बाद बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी आज देर रात तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रेस में अशोक गहलोत खुद शामिल होंगे या नहीं,
और क्या कोई नए नेता जो हैं वो भी आज नामांकन भरेंगे? अदिति। बिल्कुल हिमांशु, तो कई पहलुओं पर इसके नजर रहने वाली है। आपका रुख हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, सचिन पायलट का रुख क्या हो सकता है ये देखना होगा। और क्या सोनिया गांधी वापस अशोक गहलोत पर उतना भरोसा कर पाएंगी जो एक हफ्ते पहले जो कुछ राजस्थान में हुआ उस वक्त तक करती थी? कई सवाल हैं जिनके जवाब कुछ दिनों में साफ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और इससे ठीक पहले कैबिनेट ने बुधवार को गरीबों की, जरूरतमंद जो परिवार हैं और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। एक तरह से खुशखबरी उनके लिए लेकर आई है सरकार की तरफ से। मुफ्त राशन योजना की जो अवधि है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। करीब 80 करोड़ लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं हमारे देश में, तो इस योजना को बढ़ाया जाना एक बहुत बड़े फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का जो महंगाई भत्ता है वो भी 1 जुलाई से 4% बढ़ा दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने और चलेगी। इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रही थी। बुधवार को कैबिनेट ने इसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देने की ये योजना अप्रैल 2020 से लागू है। इस योजना पर अगले 3 महीने में 44,762 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसंबर 2022 तक इस योजना पर कुल 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि देश में गरीब जरूरतमंद परिवारों का एक बड़ा तबका है जो अब भी कोरोना के असर से पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश में महंगाई दर 7% के आसपास बनी हुई है और बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रही है। पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। बुधवार को कैबिनेट ने त्योहारों से ठीक पहले केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का फैसला किया, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे सरकार पर सालाना कुल 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से कायाकल्प और विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशन के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाने के फैसले का एक आर्थिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी। निश्चित तौर पर बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, जब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर बस में 2 धमाकों से सनसनी फैल गई है। पहला धमाका कल रात 10:30 बजे हुआ और दूसरा धमाका आज सुबह 5:45 बजे के करीब हुआ। कल रात को जो धमाका हुआ उसमें पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में वो धमाका हुआ है। दूसरा धमाका आज सुबह जो हुआ वो उधमपुर बस स्टैंड में खड़ी एक बस में हुआ। इस धमाके में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कि जो डीआईजी हैं उधमपुर रियासी रेंज के सुलेमान चौधरी, उनका क्या कुछ कहना है।
ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ। तो सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, कहीं ना कहीं उधमपुर को लेकर इस तरह की खबरें नहीं सुनते थे, लेकिन ये थोड़ी हैरान करने वाली खबर भी है। क्या जानकारी इन दोनों धमाकों को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा। 8 घंटे के अंदर जो है 2 खाली बसों में धमाका हो जाए और आशंका जताई जा रही है स्टिकी बमों की। उधमपुर के बारे में बता दें, नॉर्दर्न आर्मी का जो है उसका मुख्यालय है ये, और ये बड़ी बात है। दोनों जो धमाके जो किए गए खाली बस में किए गए, दोनों में स्टिकी बम का इस्तेमाल की बात कही जा रही है। बहुत हाई लेवल पर इसकी जांच हो रही है। शुरुआती जांच में ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों की, आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था, कि आखिर खाली बस में उन लोगों ने धमाका क्यों किया। आपको ये बता दें कि यहाँ से जो एक जगह जो डोमेन चौक से जो रास्ता जाती है वो कटरा की ओर से तरफ जाती है, यानी इसी रास्ते से होकर जो है वैष्णो देवी श्रद्धालु जाते हैं। तो क्या उनका निशाना कुछ ऐसा था? ये सारे जो टेरर एंगल है, इन सारे लोगों की जांच हो रही है, इन सारे मामलों को जांच हो रही है। आपको ये भी बता दें कि मार्च में जो है उधमपुर में कोर्ट में धमाका हुआ था और उसमें भी स्टिकी बम के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, जिसमें एक आदमी की मौत हुई थी और 18-19 लोग घायल हुए थे। तो लगातार जिस तरह से स्टिकी बम का इस्तेमाल हो रहा है, एक मैग्नेटिक बम जिसको कहते हैं आईडी की तरह कर सकते हैं, तो इससे जो है काफी दहशत है। और इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके जो है छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। थोड़ी देर बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एडीजी है मुकेश सिंह वहां खुद पहुंचेंगे। पूरे घटना लेवल के हर लेवल पे एंगल से जांच हो रही है। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी भी जुड़ गए हैं। नजीर, जिस तरह से राजीव भी कह रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा जो है स्टिकी बम जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए, और ये कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब भी सुरक्षा बलों के लिए बन रहा है। क्या कुछ जानकारियां इस वक्त मिल पाई हैं और अब क्या पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी किया जा रहा है? जी, जो सुरक्षा की जो चौकसी है काफी बढ़ाई गई है। तलाशियां हो या नाके हैं बढ़ाए हैं, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जो दोनों बसें हैं उसमें उस वक्त यात्री नहीं थे, पैसेंजर उसमें नहीं थे। दोनों बस से पार्क की हुई थी, एक तो पेट्रोल पंप के पास जिसमें 10:30 बजे कल धमाका हुआ, जो सीसीटीवी पे भी उस पे इमेज हैं। 2 लोग उसमें जख्मी हो गए। आज सवेरे 6 बजे एक और ब्लास्ट हुआ जम्मू उधमपुर बस स्टैंड के पे, एक और पार्क की हुई बस थी जिसमें कोई पैसेंजर नहीं था एक बार। लेकिन जो पहले जिस तरह राजू बता रहे थे कि वहां पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई उधमपुर में इस साल के हवाले में, जो स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ। मई में एक जो माता वैष्णो देवी यात्री ले रही थी एक बस, कटरा के पास ही उसमें ब्लास्ट हुआ, आग लगी और उसमें 4 लोग मारे गए, कहीं 20 से ज्यादा जख्मी हुए। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया क्या वो आतंकी हमला था या और कोई वजह थी। लेकिन स्टिकी बॉम्ब्स पिछले 1 साल से उसका इस्तेमाल जम्मू में किया गया। और अहम बात यह भी है, ये दोनों जो धमाके हुए यहाँ उधमपुर में, ये होम मिनिस्टर अमित शाह की जो विजिट है जम्मू कश्मीर की 3 दिन की, उसके कुछ ही दिन पहले हुई। उसको कल यहाँ 30 तारीख को यहाँ पहुंचना था, लेकिन उनके शेड्यूल में कुछ तब्दीली आई। अब वो 4 अक्टूबर को यहाँ जम्मू कश्मीर के 3 रोज के दौरे पे आ रहे हैं। 2 बड़ी जो बीजेपी के मुताबिक पब्लिक मीटिंग्स खिताब करेंगे, जो एक राजौरी में है, दूसरा बारामुल्ला में है। कहा जाता है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है और ये दोनों जो पब्लिक रैलीज है, जलसे है, वो इसी की आगाज है। लेकिन इस तरह के हमले होना खासतौर पे जम्मू में, जहां मिलिटेंसी न होने के बराबर है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि कई लोगों को इस साल गिरफ्तार किया गया, कुछ का ताल्लुक कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी था, जो किंगपिन था, तो उससे लग रहा है कि किस तरह मिलिटेंसी जो है, जो सिर्फ पहले कश्मीर घाटी तक ही महदूद थी, अब जम्मू के इलाकों में भी फैल रही है। और इस तरह फैल रही है कि स्टिकी बम्स का इस्तेमाल, जिसमें जैसे मैग्नेट लगा होता है, कहीं भी आप अगर बस चलती भी हो वहां उसको फेंको, वहां उसको चिपक जाएगी, उसके बाद कहीं भी ब्लास्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जब
चीजें हों तो खतरा बहुत ज्यादा होता है, और खासतौर पर जब चौकसी काफी ज्यादा थी, होम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर आना था, उससे पहले चौकसी काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी ये दो तरह ब्लास्ट होने अपने आप एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा फोर्स के लिए। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि दोनों बसों में यात्री नहीं थे, पैसेंजर्स नहीं थे। जब ये ब्लास्ट हुए 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और हर तरह के जो एंगल है उनकी जांच हो रही है। बिल्कुल नज़ीर, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि उस वक्त बसों में यात्री नहीं थे, चाहे वो कल रात का धमाका हो चाहे आज सुबह का धमाका हो, तो ये एक बड़ी राहत रही। लेकिन ये सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं कल रात की, जब रात को बस में धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीरें। शुक्रिया नज़ीर, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बीते एक हफ्ते में 2 दिनों में देश भर में छापों के बाद बुधवार को सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी आखिरकार लगा दी, और ये फैसला माना जा रहा था गृह मंत्रालय बहुत जल्द लेने भी वाला है। उस पर आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और उनके लिए पैसा जुटाने का आरोप है। हालांकि कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लालू यादव जैसे कई नेताओं का तो ये भी कहना है कि पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार को 7 राज्यों में छापा, उसके पहले 15 राज्यों में छापे। ये साफ था कि केंद्र सरकार पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जमीन बना रही है। बुधवार को सरकार ने संगठन पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पीएफआई का हिट स्क्वाड भी था, जो आरएसएस नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में था। एजेंसियों को ये जानकारी 2020 में सीएफआई के महासचिव राउफ शरीफ ने दी। हाल में कर्नाटक के एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े प्रवीण की हत्या का आरोप भी पीएफआई पर है। बिहार के 11 जुलाई को एक बुकलेट पकड़ी गई, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात है। पीएफआई पर राजनीतिक हिंसा के कई आरोप पहले से लगते रहे हैं। पीएफआई पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे। बैन ऑन पीएफआई, although it should have been done earlier by the केंद्र को पीएफआई के ऊपर बैन पहले ही लगा देना चाहिए था, लेकिन हम सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन इससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार को पीएफआई की फंडिंग के सोर्स के बारे में पता लगाने में इतना समय क्यों लगा? the bottom of the source of funding or with respect to the PFI itself. इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल में पीएफआई ने खुद को काफी संगठित किया था। कर्नाटक में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी सीधे तौर पर पीएफआई पर लगा। ऐसे में पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग काफी दिनों से हो रही थी, और राज्य की बीजेपी सरकार का भी केंद्र पर काफी दबाव था। उधर एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो पीएफआई की रैडिकल हरकतों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस तरह पाबंदी खतरनाक है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रैडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रैडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone, और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा। खास बात यह है कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई को पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये राजनीतिक संगठन है जिस पर कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को है, जबकि एसडीपीआई का कहना है कि उसका किसी रैडिकल गतिविधि से वास्ता नहीं है। नहीं, पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस,
ऐसा पर प्रतिबंध लगाई है। सिमी से इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन से पीएफआई काडर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता गया जैसे जैसे एक संगठन पर बैन लगता गया। लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसी से कहना है क्योंकि पीएफआई पर भी बैन लग गया है, इसलिए उनका काडर भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसलिए उन तक पहुंचने के लिए उन्हें और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया के लिए। और खबर मुंबई से, जहां पर नाला सोपारा इलाके का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी से कुचलने की कोशिश की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी को इस वाकये में गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दरअसल हुआ ये कि गिरफ्तार आरोपी पेशे से वकील हैं और नो पार्किंग जोन में स्कूटी लगाने पर महिला पुलिसकर्मी ने वाहन को उनके जब्त कर लिया था। चालान की रकम मांगने पर आरोपी पति पत्नी ने महिला पुलिसकर्मी से पहले तो गाली गलौज की और अपनी स्कूटी जबरन वहां से ले जाने लगे। जब पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की और ये तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। लखीमपुर खीरी में जो बस और ट्रक की टक्कर में कल 7 लोगों की मौत हुई थी और 25 लोग जिसमें घायल हुए थे। इन घायलों में एक बच्चे की हालत देखकर डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब भावुक होकर रो पड़ी। डॉक्टर जैकब के बच्चे की मां से हालचाल पूछते वक्त आंसू निकल आए। वो खुद को रोक नहीं पाई घायलों की हालत देखकर और उसका वीडियो जो है, उनकी संवेदनशीलता इस तरह से अब वायरल हो रही है।